हनुमान बेनीवाल आपके खिलाफ अक्सर बोलते रहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मृधाओं ने नागौर में कोई काम नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है और लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया। अक्सर वो खुले मन से कई बार कहते रहते हैं। मैं ऐसे एक आदमी का नाम जानना चाहती हूँ जिसके बारे में हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि हाँ, ये अच्छा आदमी है और इसने कुछ काम किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले जो आपके साथ है, क्या आप भी साथ हैं? बहुत से लोग आपको दिखेंगे हमारे साथ में। और कई लोग ये बड़े गर्व से कहते हैं, बोले हम पहले ज्योति जी जब कांग्रेस में थी तब हम आपके साथ थे, आप बीजेपी में आ गए तो हम भी साथ ही रल गए। आपने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की तब ऐसा माना जा रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आप खींवसर से चुनाव लड़ेंगी और फिर आपने नागौर सेलेक्ट किया या पार्टी ने जो भी किया। क्या वजह रही इस निर्णय के पीछे? खींवसर क्यों नहीं आखिर? जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी तो मुझे तो लग रहा था लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपके पिताजी विधायक रहे, आप रहे, आपके भाई रहे, आप सांसद रहे, आपने क्या काम करा है मोटरसाइकिल छुड़वाने के अलावा? समझ में आएगी। और बहुत मुश्किल है हनुमान बेनीवाल जी के लिए खुद की खींवसर की सीट बचाना भी, जैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं। और नशे की लत की बात रही तो नागौर के ही एक डॉक्टर हैं जो मुझे कह रहे थे कि 500 से 700 ऐसे लड़कों से मैं आपको मिला सकता हूं जो आज की तारीख में नशे की लत में पड़े हुए हैं। आज आपने भाषण दिया तो वहाँ पे आपने कहा कि आरएलपी कोई पार्टी नहीं है तो गैंग है। क्या वजह इसके पीछे? गैंग कैसे पार्टी है वो तो? क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स किया करती है, गैंग दादागिरी करती है। दादागिरी करते हैं यहाँ? आप जाकर के खिमसर में पूछिए, आप जाकर के नागौर में पूछिए, आपको बताएंगे कि वो दादागिरी से ही राजनीति करने का मतलब उनका जो बेसिक तरीका है कि लोगों को टाइट करना और लोगों से मतलब केस मुकदमे करवाना। मुझे एक सरपंच मिले थे जिनके ऊपर 98 मुकदमे हैं। वो आप पे कई आरोप लगाते हैं तो ये भी कहते हैं कि ज्योति जनता के बीच नहीं रहती और आगे भी शायद ही वो रहें, ऐसा वो अक्सर कहते रहते हैं। देखिए, जब कहने को कुछ नहीं बचता आदमी के पास में तो कुछ तो आरोप लगाएगा। आप भी जाट समाज से आते हैं और वो भी जाट समाज से आते हैं। राजा राम जी मील का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने खुले मन से साफ तौर पे कहा कि वो इस बार विधायक का चुनाव में नहीं जीत पाएंगे। दिवा मंदेरणा जी उनके खिलाफ, हरीश चौधरी जी, मतलब लगभग जो कद्दावर जाट चेहरे लगभग उनके खिलाफ हैं। तो आरएलपी कार्यकर्ताओं से या उनसे जब बात होती है तो वो अक्सर कहते हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूँ या मैं एक अलग राजनीति कर रहा हूँ तो सब लोग मेरे से ईर्ष्या रखते हैं। और दूसरी तरफ जब उनके खिलाफत वाले लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी राजनीति अलग है, ये युवाओं को नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं या फिर आपने कहा मुकदमे वगैरह लगवा रहे हैं। किस तरफ सच्चाई देखी जाए? नमस्कार साथियों, अभी हम नागौर हेडक्वार्टर पे हैं। यहाँ पे ज्योति मिर्धा जी हैं, विधायक का चुनाव लड़ने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैम, आपने कई भाषण में भी कहा है और नई पार्टी, नई शुरुआत, नए कार्यकर्ता, कैसा क्या फीडबैक मिल रहा है कार्यकर्ताओं से? बहुत ही पॉजिटिव है। जहाँ कहीं भी जिस दिन से पार्टी ज्वाइन करी थी उस दिन से बहुत उत्साह था लोगों में। उसके बाद में टिकट मिली तब और भी रुझान पक्ष में लगा। जब नागौर में आए तो और भी ज़्यादा जोश लगा। और दिन ब दिन जब हम प्रचारों में छोटे मोटे निकले, ऐसा प्रचार में नहीं निकले लेकिन जो जनसंपर्क हमने किया, चाहे शहर में किया, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में किया, चाहे देवदर्शन के माध्यम से किया, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले जो आपके साथ है, क्या आप भी साथ हैं? बहुत से लोग आपको दिखेंगे हमारे साथ में। और कई लोग ये बड़े गर्व से कहते हैं, बोले हम पहले ज्योति जी जब कांग्रेस में थी तब हम आपके साथ थे, आप बीजेपी में आ गए तो हम भी साथ ही रल गए। आपके सामने खुले मन से वो सामने हैं या फिर बैकडोर से हैं? ज़्यादातर खुले मन से साथ में। और कुछ लोग इनकी लोकल समीकरण कुछ अलग तरीके से चलते हैं, वो अपने साइलेंट रूप में भी हमारे साथ में हैं, अपने अपना सहयोग कर रहे हैं। जो रिश्तेदारियाँ हैं, जहाँ फ़ोन करने हैं, जहाँ लोगों से समर्थन मांगना है, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं अभी। आपने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की तब ऐसा माना जा रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आप खींवसर से चुनाव लड़ेगी और फिर आपने नागौर सेलेक्ट किया या पार्टी ने जो भी किया। क्या वजह रही इस निर्णय के पीछे? खींवसर क्यों नहीं आखिर? जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी तो मुझे तो लग रहा था लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी ने जब ये फैसला किया, हाँ, ये बात ठीक है कि एक बार चर्चा चली थी कि खींवसर से शायद चुनाव लड़ सकें। कुछ ऐसा अंदेशा भी मिला था मुझे, लेकिन वो मतलब ऐसे स्पेसिफिक सोर्सेज से नहीं था। उसके बाद में जब इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप हेडक्वार्टर से चुनाव लड़ो, क्योंकि हेडक्वार्टर पे उनको शायद थोड़ा वैक्यूम सा फील हो रहा था। तो कह रहे थे इम्पॉर्टेंट है, हम चाहेंगे आप यहाँ से लड़ो। मैम, हनुमान बेनीवाल आपके खिलाफ अक्सर बोलते रहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मृधाओं ने नागौर में कोई काम नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है और लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया। अक्सर वो खुले मन से कई बार कहते रहते हैं। मैं ऐसे एक आदमी का नाम जानना चाहती हूँ जिसके बारे में हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि हाँ, ये अच्छा आदमी है और इसने कुछ काम किया है। मतलब सबके लिए ऐसा कहते हो? आप ढूंढ करके बताओ किसकी तारीफ करते हैं कि हाँ, इसने अच्छा काम किया, और किसकी तारीफ कंसिस्टेंटली करते हैं।
जब वो थोड़े टाइम गहलोत जी के साथ होते हैं तो उनकी कर देते हैं, थोड़े टाइम वो मोदी जी के साथ होते हैं तो उनकी कर देते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली उनसे पूछिएगा कि उनका रोल मॉडल पॉलिटिक्स में ऐसा कौन है, लिविंग पर्सन। नहीं तो वो आपको पुरानी बातों में ले जाएंगे, कहीं कहीं के भगत सिंह थे और कहीं कोई और राजा महाराजा che गुवेरा टाइप के कुछ ऐसे नाम बता दें तो मुझे नहीं मालूम। पर जीवित पॉलिटिशियंस में किसको अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। रही बात मृधाओं की, तो मृधाओं ने जो काम किया है उसके बेसिस पे हमारी 4 पुश्तें नागौर से राजनीति कर रही हैं। और राजनीति में समझती हूँ एक ऐसी चीज़ है, आप भी समझेंगे कि वोट किसी से खींच करके जबरन नहीं लिया जा सकता। लोगों ने अगर वोट दिया है तो उसके पीछे बहुत ठोस कारण थे, और अगर दादाओं से लेकर के पोते तक अगर आज वोट कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सॉलिड बेसिस है। तो ये उनके अनर्गल आरोप हैं। उनसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपके पिताजी विधायक रहे, आप रहे, आपके भाई रहे, आप सांसद रहे, आपने क्या काम करा है मोटरसाइकिल छुड़वाने के अलावा। मैम आप नागौर से हैं और बेनीवाल साहब भी नागौर से हैं। इस बार क्या मतलब समीकरण बैठने में लग रहा है? क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर में 10 में से 5-7 सीटें ले पाएगी? वो ऐसा कह रहे हैं कि लगभग 50-60 सीटें हमारी होगी, सरकार में हम हिस्सेदार होंगे, या तो मुख्यमंत्री हम होंगे या फिर हमारे बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। वो ऐसा अक्सर कहते हैं। पहला प्री रिक्विजिट उसके लिए होगा कि उनको टिकटें देनी पड़ेगी 60 सीटों पे, अगर वो जीतना चाहते हैं 60 सीटों पे। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि टिकटों के लाले पड़ेंगे। अभी उनकी ऑक्शन शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि अभी तक बीजेपी और ऑप्शन मतलब? वो जनरली ऐसे ही करते हैं। जब बीजेपी और कांग्रेस के बचे कुचे नेता बच जाते हैं या किसी बागी की टिकट कट जाती है, या हैवी वेट की किसी की टिकट कटती है, तो फिर वो उसको लपक करके और किसी तरह से मतलब ये उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई जो हमारे सेट वोटर्स हैं वो आपकी मदद कर देंगे। तो बड़े ये जो ऑक्शन शब्द है ये ऐसे ही लोगों के थ्रू आया है जो उनके टिकट मांग रहे थे। तो फिर हम जब पूछते हैं कि आपकी टिकट कैसे कट गई आरएलपी में, तो वो कहते हैं कि सब ऑक्शन हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि उसके जो उदाहरण आपके पास समय समय पे आते रहेंगे, आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ ऑक्शन हुई है और कहाँ कहाँ पे एक्चुअल जेन्युइन कैंडिडेट्स थे। अगर कोई पार्टी है जिसको वो कहते हैं, अगर वो इस्टेब्लिश हुए हैं 5 साल से यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं, तो उनके एक इस्टेब्लिश्ड कार्यकर्ता है। अगर वो अपने कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो हम मानेंगे कि पार्टी ग्रो कर रही है। लेकिन अगर वो पार्टी के नाम पे सिर्फ ऐसे लोगों को ला करके और चुनाव में लड़वाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं या जो कांग्रेस पार्टी के बागी हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पार्टी का अपना अस्तित्व कितना है। रही बात उनके खुद के वर्चस्व की, तो आपने अभी खिमसर में देखा, दोनों प्रधानों ने छोड़ करके आरएलपी, जो एक पहले आरएलपी में ही थे, एक जिन्होंने मंडल आरएलपी से जीता था लेकिन प्रधान निर्दलीय थे, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और प्रैक्टिकली जायल में तो सारे आरएलपी वाले जो थे उन्होंने ज्वाइन कर ली। उनके जो कैंडिडेट है वो भी इच्छुक हैं कि वो आकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। मैम आज आपने भाषण दिया तो वहाँ पे आपने कहा कि आरएलपी कोई पार्टी नहीं है तो गैंग है। क्या वजह इसके पीछे? गैंग कैसे पार्टी है वो तो? क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स किया करती है, गैंग दादागिरी करती है। दादागिरी करते हैं यहाँ? आप जाकर के खिमसर में पूछिए, आप जाकर के नागौर में पूछिए, आपको बताएंगे कि वो दादागिरी से ही राजनीति करने का मतलब उनका जो बेसिक तरीका है कि लोगों को टाइट करना और लोगों से मतलब केस मुकदमे करवाना। मुझे एक सरपंच मिले थे जिनके ऊपर 98 मुकदमे हैं। तो मतलब ऐसा रिकॉर्ड है। कई लोग ऐसे हैं जो बताएंगे 30 मुकदमे हैं, 40 मुकदमे हैं, और एक ज़माने में वो उनके साथ ही रहे हुए हैं कभी। तो उनका एक बड़ा अलग तरीके का, बड़ा नोटोरियस से तरीके से वो लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं और भयभीत करने की कोशिश करते हैं। गैंग्स यही किया करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ये काम नहीं करती। उनका काम होता है कि चुनाव में जाएं, मुद्दे लेकर के जाएं, विकास की बात करें, कोई लोगों के जनता के हित की बात हो वो बात करो। वो क्या बातें करते हैं वो आपने भी देखा है। भाषा जिस तरीके की वो प्रयोग करते हैं, वो किसी भी सभ्य समाज में पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कि ऐसी भाषा किसी भी जगह पूरे हिंदुस्तान में यूज़ होती होगी जिस तरीके की हमारे नेताजी करते हैं। आपके सामने अपना कोई कार्यकर्ता या उम्मीदवार वो खड़ा करते हैं तो क्या उसे चुनौती के रूप में आप देखते हैं? अभी तो घालमेल के रूप में देखते हैं। कैंडिडेट आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की और आरएलपी की कितनी मिली भगत है इसमें। और अगर वो साथ आते हैं तो फिर? वो समीकरण लोग समझते हैं, तो साथ में नहीं आएंगे। वो आएंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग होगी। कैंडिडेट आएंगे, वो कहेंगे मैं आपको अपना वोट डाइवर्ट कराऊंगा, फिर इधर से वो आरएलपी से ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहेंगे जो शायद हमारा वोट बैंक में मतलब चू करेंगे। तो ये उनका सिस्टम है। वो टैसिट अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं। जो आदमी
जिसके मन में चोर नहीं होता वो खुला गठबंधन करके सीट शेयरिंग के बेसिस के ऊपर आकर के और चुनाव लड़ता है। ऐसा वो नहीं करते हैं, इसीलिए मैं इसको घालमेल की राजनीति बोलती हूँ। वो आप पे कई आरोप लगाते हैं, तो ये भी कहते हैं कि ज्योति जी जनता के बीच नहीं रहती और आगे भी शायद ही वो रहें, ऐसा वो अक्सर कहते रहते हैं। देखिए, जब कहने को कुछ नहीं बचता आदमी के पास में तो कुछ तो आरोप लगाएगा। अब बात ये रही कि भाई काम नहीं करते, जनता के बीच में नहीं रहते, तो मेरे से ज़्यादा तो प्रेजेंस किसी सांसद की कभी रही नहीं है। उनसे पूछिए कि आपने एक एक पंचायत के अंदर घूम करके अपना एमपी लैड का फंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो तो ऐसा कहते हैं कि ज्योति जी ने अपना पैसा खर्च नहीं कर पाए वो अपने फंड का, वो भी मैंने खर्च किया है। वो जी ऐसा है, दिमाग की गरीबी है कि जिस आदमी के डिग्री अगर लॉयर की है और उसके बाद अगर वो कानून या गाइडलाइन नहीं पढ़ सके, आपको मानना चाहिए कि एमपी लैड का जो फंड होता है वो लैप्स नहीं होता है। तो मेरे से पहले भंवर सिंह जी डांगाबाज थे, उनका जो पैसा बचा था 1 करोड़ और कुछ रुपए थे, वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र हुए थे। और मेरे जो एमपी लैड का फंड था, पहले 2 साल वो 2 करोड़ का था और उसके बाद के तो 3 साल थे उनमें वो 5-5 करोड़ बढ़ करके हो गया था। तो जो 19 करोड़ रुपए मिले थे, मेरी टोटल सैंक्शंस लगभग साढ़े 21 करोड़ की मैंने निकाल रखी थी। जनरली आप हमेशा ओवर निकालते हो क्योंकि कई जगह कोई डिस्प्यूट में आ जाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, कई जगह पे कोई टेक्निकल स्वीकृति या कोई अड़चन आ जाती है, तो आप हमेशा ओवर एक्सपेंडिचर करते हो। तो जो इनका ये कहना है ना कि उन्होंने 5 करोड़ नहीं खर्चे और सीआर साहब भी नहीं खर्च पाए, वो बड़ा अजीब से लहजे में बात करते हैं। तो उनको कोई बताए कि भाई गाइडलाइन पढ़ो, लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है उनके पास में एक लॉ की डिग्री है, उसका इस्तेमाल करें, गाइडलाइन पढ़ें और लोगों को सही बात बताएं, बरगलाने की कोशिश ना करें। मैम, आप भी जाट समाज से आते हैं और वो भी जाट समाज से आते हैं। राजा राम जी मील का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने खुले मन से साफ तौर पे कहा कि वो इस बार विधायक का चुनाव में नहीं जीत पाएंगे। दिवा मंदेरणा जी उनके खिलाफ, हरीश चौधरी जी, मतलब लगभग जो कद्दावर जाट चेहरे हैं लगभग उनके खिलाफ हैं। तो आरएलपी कार्यकर्ताओं से या उनसे जब बात होती है तो वो अक्सर कहते हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूँ या मैं एक अलग राजनीति कर रहा हूँ, तो सब लोग मेरे से ईर्ष्या रखते हैं। और दूसरी तरफ जब उनके खिलाफत वाले लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी राजनीति अलग है, ये युवाओं को नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं या फिर आपने कहा मुकदमे वगैरह लगवा रहे हैं। किस तरफ सच्चाई देखी जाए? आप खुद देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है। मेरे पास में एक पुलिसकर्मी थे, कई मुझे मिल गए, तो बड़ी एक रोचक उन्होंने हमारे को एक वो बताई थी, डिटेल बताई जो कि वैसे किसी के ध्यान में नहीं आएगी। और उनका कहना था कि हमारे पास में जब नौकरियां लगती है तो वेरिफिकेशंस आती हैं, आपको भी पता होगा। उन्होंने बताया कि हमारे पास में लंबे समय तक खीमसर से कोई वेरिफिकेशन ही नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि जिसको वो बताते हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो फॉलोवर है वो यूथ है, उस यूथ को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं ये उनके पेरेंट्स आज रियलाइज़ कर रहे हैं। एक ज़माने में उन्होंने एक ऐसी धारणा बना दी थी और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि भाई नेक्स्ट मुख्यमंत्री तो वो ही बनने जा रहे हैं। वो बरगलावे में आकर के लोगों ने उनको समर्थन भी दे दिया, 2 सीटें भी जिता दी भोपालगढ़ की और आपके मेड़ता की। आज भोपालगढ़ और मेड़ता में अगर आप स्थिति देखें तो आरएलपी की स्थिति क्या है वो आपको समझ में आएगी। और बहुत मुश्किल है हनुमान बेनीवाल जी के लिए खुद की खीमसर की सीट बचाना भी, जैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं। और नशे की लत की बात रही तो नागौर के ही एक डॉक्टर हैं जो मुझे कह रहे थे कि 500 से 700 ऐसे लड़कों से मैं आपको मिला सकता हूं जो आज की तारीख में नशे की लत में पड़े हुए हैं, जो छोड़ना चाहते हैं और जिन्होंने अभी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर रखा है। तो ये आपको सीधा बता देगा कि भाई इसको प्रमोट करने वाला और कौन नेता है यहाँ पे। जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, क्या मानते हैं कितनी विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में होगी? देखिए, अभी एक बारी को टिकट बाकी के अनाउंस होने बाकी हैं कुछ एक, पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नागौर में भी जीतेगी और राजस्थान में भी जीतेगी। राजस्थान में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के आश्वस्त हैं इस बारे में? 200%। गहलोत साहब के कार्यकाल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हमने काम किया, युवाओं के लिए हमने काम किया, किसान वर्ग के लिए काम किया, मतलब हर वर्ग के लिए हमने काम किया, तो इस बार हमारी सरकार रिपीट करने जा रही है, वो ऐसा कह रहे हैं, क्या मानते हैं आप? सारा प्रयास इस सरकार को 5 साल चलाने की ओर डायरेक्टेड था और 5 साल सरकार चलाने के लिए जो कुछ करना पड़ा इस सरकार ने किया है। जनहित के लिए कुछ हुआ उनमें से? आखिरी के 6 महीने में लॉलीपॉप्स काफ़ी सारी आई हैं और उसका नतीजा ये है कि खजाने खाली हैं, सरपंचों की पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, पैसा डाइवर्ट करा गया है, हमारे बिजली का जो विभाग है उसके पास में पैसे चुकाने के लिए नहीं है, तो ब्लैकआउट की स्थिति आ सकती है। सरकार के लोगों जो है उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, इन फ्रीबीज का ये नतीजा निकला है। और ये सस्टेनेबल नहीं है जो वो करना चाह रहे हैं। सरकार रिपीट करने के लिए एक बहुत ही कच्चा पक्का सा जुगाड़ है जो लोग समझे बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लास्टिक इम्पैक्ट होगा। पायलट साहब के बारे में क्या विचार रखते हैं आप?
पायलट अच्छे नेता थे, पार्टी की तरफ से नेता थे? अच्छे नेता थे। कांग्रेस पार्टी में जब मेरे साथ थे, मैं तो वो बात करूँगी। उन्होंने अपना एक प्रयास किया था, लेकिन उससे पार्टी को कितना फ़ायदा नुकसान हुआ ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। आज जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, उसके हिसाब से इन दोनों का समीकरण, लोग आपस में बोलते हैं कि इनकी अब सेटलमेंट हो गया, ये हो गया। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई सेटलमेंट वाला कोई इशू है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इस चीज़ का नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी भुगतेगी, एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को होगा उस चीज़ का। पिछली बार जब ऐसा सुनने में आ रहा था कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो गुर्जर समाज कहीं न कहीं भाजपा से छिटक गया था और कांग्रेस की ओर उन्होंने वोट किया था। इस बार वही बातें फिर से चल रही है कि फिर से पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब जो बातें पहले थी वही लगभग बातें चल रही है। क्या लग रहा है इस बार गुर्जर समाज भाजपा के साथ है या फिर कांग्रेस के साथ रहेगा? देखिए, अभी तो मैंने सुना है कि जो कांग्रेस के पोस्टर हैं उस पे से सचिन पायलट जी की फ़ोटो हटा ली गई है। तो वो एक क्लियर सा मैसेज है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि गुर्जर समाज में उस तरह का क्या रिएक्शन जा रहा है। पर वो उनका अंदरूनी मामला है। आई लेट देम डिसाइड कि किसको मुख्यमंत्री बताते हैं, नहीं बताते हैं, किसको चेहरा घोषित करते हैं, नहीं करते। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो फूट है और वो जग जाहिर है और सब लोगों को मालूम है कि अंदर खाने मतलब बात कितनी, आपस में तालमेल कितना अच्छा है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश में आप देना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूँगी, जो जोश है उसको बरकरार रखें, चुनाव को चुनौती मान करके चलें, बूथ की जिम्मेदारी लें और अपने बूथ के ऊपर मैक्सिमम पोलिंग कराने का प्रयास करें। वोट हमारे बहुत होंगे और हर एक वोट अगर पेटी तक पहुंच जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो सफल होगी और अच्छे मतों से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट जिताएंगे।